हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी पर। आज हमारा जो चैप्टर है वो है 8 चैप्टर हिस्ट्री का, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं लोहे के बारे में, लोहे के औजार, उनसे किस प्रकार से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, क्या उसका जो है कृषि क्षेत्र में प्रभाव पड़ा। उसके बाद हम देखेंगे कृषि में होने वाले परिवर्तन के कारण लोगों के जीवन में किस प्रकार से बदलाव आए। फिर हम देखेंगे शिल्पकारों को उनके द्वारा बनाई गई श्रेणियों को। साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले हैं आज कुछ जातक कथाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करेंगे लोहे के औजारों की और उनसे जो है खेती में किस प्रकार से जो है कुछ बदलाव हुए, तो उससे लोगों के जीवन में क्या बदलाव आए, इन सब चीज़ को हम देखने की इसमें कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि लोहे का प्रयोग आज हमारे जीवन में एक आम बात है। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था महापाषाण कब्रों से। आपको पता है महापाषाण का मतलब होता है, महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर। जो बड़े बड़े पत्थरों से जो कब्रें बनी थीं उसमें लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में हमें देखने को मिलते हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण हमें मिलता है। इनसे जंगलों को साफ करने के लिए, कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। हमने बात की थी जब मगध का उत्कर्ष के बारे में, तो उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से लोहे के फॉल बनने की वजह से जो कठोर ज़मीन थी उनको जुताई करने में आसानी हुई, उनकी गहरी जुताई हो सकी, जिसकी वजह से उत्पादन में वृद्धि होती है और मगध जो है 200 वर्षों के अंदर अंदर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कृषि उत्पादन के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए। ठीक है, तो समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास के लिए नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय जो है बनवाए गए। राजाओं ने सिंचाई की योजनाएं बनाई और धन खर्च करा। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, जिसकी वजह से किसानों को लाभ मिला, क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घट गई। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना अति आवश्यक था। उसके बाद हम बात करेंगे गांव में कौन रहते थे। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग जो हैं यहाँ पर रहते थे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को हम बेल्लाह कहते थे। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो बेल्ला। उसके बाद साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर तथा दास कैटसियार और अदीमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक रहते थे, यानी कि यह पद जो है आनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर अनेक दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण राजा जो है इनको कर वसूलने आदि का काम भी सौंपता था। साथ ही साथ ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें हम गृहपति कहते थे। इसमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। इनसे दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी रहते थे। हम लोग बात करते हैं प्राचीनतम तमिल रचनाओं के बारे में। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा गया क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया गया। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया जाता है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। बात करते हैं नगर के बारे में। क्या कहती हैं इनकी कहानियाँ, इनकी यात्राओं का विवरण, मूर्ति कला और पुरातत्व। तो हमने जो है जातक कथाएं सुनी हैं जो आम लोगों में प्रचलित हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था। माना जाता है कि जातक कथाएं जो है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी हुई हैं। इसमें जो है एक निर्धन किस तरह से धीरे धीरे धनी बन जाता है, उसकी एक कहानी यहाँ पर दी गई है। तो आप कहानी सुनिए।
एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले को बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर से आंधी आई। राजा का बगीचा टूटा, जिससे टहनियाँ, पत्ते ये सब जो है बगीचे में भर गए। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा, अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को इकट्ठा किया और बोला, प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। और कुछ ही समय में पूरा बगीचा जो है एकदम साफ हो जाता है। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने उससे पूरा ढेर खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब युवक ने एक रोज योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 व्यक्तियों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारियों को कहीं घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस तरह से वो धीरे धीरे जो है अमीर बन जाता है। ये कथाएं जो है जातक कथा से ली गई है। इसके बाद जो है अब हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें बेरी गाजा की कहानी दी गई है, जो भरूच का एक यूनानी नाम है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से उस समय जो व्यापार किया जाता था, यहाँ की खाड़ियों में कितना मुश्किल होता था नाव चलाना। यहाँ पे कुछ कुशल लोग ही जाते थे, जहाँ पे शराब, तांबा, टिन, शीशा आदि का आयात होता था। साथ ही साथ जड़ी बूटी, हाथी दांत आदि का जो है हमें निर्यात देखने को मिलता है। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन और सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े आदि शामिल होते थे। हम लोग बात करते हैं सिक्कों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आहत सिक्के क्या थे। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह से ठप्पे लगाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। बात करें पुरातत्वविदों को, इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इनका चित्र आपको यहाँ पे दिखाया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। आपको यहाँ पे 2 सिक्के दिखाए गए हैं। उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे विनिमय के कुछ साधन दिए हैं, जिसमें संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता के माध्यम से जो है इसको यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, तो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे नगर की जो गतिविधियों का जो केंद्र था उसके बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं मथुरा को लेके। मथुरा की बात करें तो यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय के लिए एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था और ये आज भी ऐसा ही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे और यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस बात से हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार का दान करते थे। अब लोग हम बात करेंगे शिल्प तथा शिल्पकारों के बारे में। इसमें सबसे पहले आपको समझना है उत्तर काले
चमके पात्र, ठीक है, उत्तरी काले चमके पात्र NBPW, ठीक है, इसके बारे में आप समझ लीजिए क्या है। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह पर बने पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इस पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। पुरास्थलों से शिल्पों को जो नमूने मिले हैं, इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही कई और भी केंद्र थे, जैसे वाराणसी जो है सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था, लेकिन समय के साथ साथ इनके जो अवशेष हैं वो नष्ट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। और श्रेणी से एक क्वेश्चन हमेशा जो है आपको देखने को मिल जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जो है अच्छे से आपको समझना है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थीं। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थीं, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थाओं को दान दे दिया जाता था। इसके बाद यहाँ पे सूत कातने और बुनने के कुछ नियम दिए गए हैं। ये नियम अर्थशास्त्र से लिए गए हैं। हमने आपको बताया था कि जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य की एक बहुत ही सुंदर रचना है, जिसमें राजनीतिक जीवन के बारे में आपको समझाया गया है, ठीक है। तो सूत काटने और बुनने के नियम के बारे में यहाँ पे आपको समझाया है, जिसमें उसने बताया है कि ऊन, पेड़ की छाल, कपास, सन आदि को तैयार करने का काम विधवा या सक्षम अक्षम महिलाएं, भिक्षुणी, वृद्ध वेश्याएं आदि को लगाया जाता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार जो है परिश्रम दिया जाता था। जो औरतें कारखाने तक नहीं आ सकती थीं, वो दासियों को भेजकर कच्चा माल मंगवाती थीं और फिर तैयार माल वहाँ पे भिजवाती थीं। जो वहाँ पे आ सकती थीं, उनको कारखाने से माल सुबह ही लेना होता था और उनको जो है इसका पारिश्रमिक दिया जाता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी होती थी। अगर वहाँ पे काम करने वाला निरीक्षक औरत की तरफ देखता था या इधर उधर की बातें करता था तो उसको सज़ा मिलती थी। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो जुर्माना देना होता था और हो सकता है कि उसका अंगूठा भी काट दिया जाता था। बात करते हैं अरिकामेडु के बारे में। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये यहाँ बनाए जाते थे, जहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही साथ कुछ छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्धमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। अब हम बात करते हैं रोम के बारे में। यह यूरोप का एक सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदानों में शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनाया। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल बनवाए।
इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए, जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। तो ये हमने जो है 8वें चैप्टर पे हमने बात करी, जिसमें हमने जातक कथाएं और शिल्पकारों के बारे में, श्रेणियों के बारे में और वहाँ के जो बर्तन मिलते थे उनके बारे में जो है हमने देखा। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।